हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जैसैनी क्लासेज में। तो आज हमारा जो ऑप्टिक्स है उसमें हमारा पार्ट 3 शुरू होने जा रहा है। तो इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी तो उसमें हमारे पास कमेंट आया है, तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आज हमारा जो पार्ट 3 है उसमें हम प्रकाश के जो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन की घटना होती है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इसमें हम जो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश के विवर्तन घटना क्या होती है, इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। तो जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रकाश के अपवर्तन की 2 घटनाओं के बारे में जान लिया था, तो हम आज उनका जिक्र न करते हुए नेक्स्ट पे चलते हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो हम इसमें जानेंगे कि जो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन की जो घटना है वो सर्वप्रथम किसमें संपन्न होती है। तो ये पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन की घटना होती है यह लेंसों में संपन्न होती है। जिस प्रकार हमने प्रकाश के जो अपवर्तन की घटना देखी थी तो उसमें हमने 2 माध्यम लिए थे, एक सघन और एक विरल माध्यम। उसी प्रकार हम जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं तो इसमें भी हम 2 माध्यमों की इसमें भी हमें आवश्यकता होती है। तो जो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन की घटना है इसमें क्या होता है कि यदि हम कोई प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित करवा रहे हैं तो जब वह दूसरे माध्यम में गुजरेगी तो वह अविलंब की ओर झुकती चली जाती है या अविलंब से दूर हटती हुई चली जाती है। ऐसे अनेक किरणों को हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करवाते हैं, जिससे क्या होता है उन प्रकाश किरणों का एक स्थिति ऐसी आती है जब जो अपवर्तन की जो प्रकाश किरणें हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर हमें प्राप्त होती हैं, या कोण आर का मान है यह हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो जिसे ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण का मान हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो जो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन की घटना में यदि हमें 90 डिग्री का एंगल प्राप्त हो जाता है तो वह हमारे पास जो परावर्तन कोण या जिसे हम बोल सकते हैं क्रांतिक कोण भी जिसे कहते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होगा। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब हमने प्रक्रिया देखी तो उसमें क्या हो रहा था हमारे पास कि उसमें हम एक प्रकाश की किरण को जब दर्पण पर आपतित करवा रहे थे तो वह वापस उसी माध्यम में लौटकर वापस आ रही थी। तो इसी प्रकार जब इसमें हम लेंस पर अनेक किरणों को जो उस पर आपतित करवाते हैं तो एक कंडीशन हमारे पास ऐसी आती है कि जो क्रांतिक जो हमारे पास जो आपतन कोण का मान है उसका मान हमारे पास कितना हो जाता है, क्रांतिक कोण से भी उच्च प्राप्त हो जाता है। इस घटना को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण हम आपतित करवा रहे हैं लेंस पर तो वापस यदि वो सघन माध्यम में लौट आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, इसकी शर्त है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही गुजरनी चाहिए, और जो इसमें जो क्रांतिक या हमारे पास जो इसका आर का जो मान होता है, आर कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। यह इसकी क्या होती है, शर्त होती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यह कंडीशन आवश्यक होती है। तो इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जब कोई पदार्थ पर प्रकाश के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कुछ अधिक हो जाता है, तो अभी हमने क्या देखा था कि जो यदि हम प्रकाश की किरण आपतित करवा रहे हैं और वापस यदि वो सघन माध्यम में आ रही है तो वहां पर जो हमारे पास आई का मान है वो क्या हो रहा है, हमारे पास 90 डिग्री से अधिक हो रहा है, तो वहां पर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना दिखाई देती है। तो क्रांतिक कोण से कुछ अधिक हो जाए तो विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को हमने क्या कहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहा है। इसके बाद हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड है। आप सभी ये महसूस भी किया है और वास्तविक रूप से देखा भी होगा कि जो हमारे पास हीरे होते हैं वो चमकदार दिखाई देते हैं। तो क्यों दिखाई देते हैं,
तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, इसी के कारण उसमें क्या है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आप सभी ने देखा होगा कि जब रेगिस्तान में आप जाते हो तो आपको दूर दूर तक जल का आवास होता है, जल का भ्रम होता है। इसी प्रकार रेगिस्तान में जो हिरण या जीव जंतु होते हैं तो वो मरीचिका के भ्रम के कारण ही भागते भागते दौड़ते दौड़ते वो मर जाते हैं। तो जो मरीचिका की जो घटना दिखाई देती है गर्मियों के दिनों में पानी का आवास होना, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही ऐसा होता है। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरण समझते हैं कि जो एंडोस्कोपी, जो हमारे मुख में या हमारे श्वास नली में छाले हो जाते हैं, आमाशय में छाले हो जाते हैं, तो उनका जो पता लगाने के लिए हम एंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। तो यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जिसे हम प्रकाशिक तंतु भी कहते हैं। प्रकाशिक तंतु जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारण करने का यह कार्य करते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु होते हैं इनमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। तो हमें यहाँ पर दिया है कि जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इसे आपतन कोण या क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो हमारे पास जब आर का मान हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण या आपतन कोण कहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो प्रकाश की जो घटना है। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन शब्द का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। तो जब यदि कोई कण है, धूल मिट्टी आदि के या बहुत सूक्ष्म कण है, उनको यदि प्रकाश से गुजारा जाएगा तो प्रकाश को वह कण क्या करेंगे, फैला देंगे, दूर दूर तक फैला देंगे। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल व मिट्टी के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो ऐसे मार्ग से गुजारना है जिसमें क्या है, धूल व मिट्टी के कण सूक्ष्म रूप से वहां पर उपस्थित हैं। तो इसके द्वारा, जब धूल और मिट्टी के कण के द्वारा प्रकाश अन्य सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जैसे सूर्य चमकता है तो उसी इसका भी प्रकीर्णन इसी प्रकार होता है, उसमें किरणों का फैलाव होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, धूल मिट्टी के कणों के संपर्क में प्रकाश आने पर प्रकाश को वह प्रसारित या फैला देता है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना में क्या होता है कि जो हमारे पास यदि किसी रंग का हमारे पास प्रकाश है, यदि उसकी तरंग दैर्घ्य हमारे पास क्या है, कम है, यदि उसकी तरंग दैर्घ्य हमारे पास कम है तो उसका जो प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक होगा। यह जो रेले का जो नियम होता है इसी के अनुसार यह होता है, रेले के नियम के अनुसार। इसमें क्या होता है कि जो प्रकीर्णन होता है वो 1/λ की पावर 4 के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि हमारे पास तरंग दैर्घ्य का मान यदि हमारे पास कम है तो उसका हमारे पास जो प्रकीर्णन आएगा वो क्या आएगा, बहुत अधिक आएगा। जैसे हमारे पास जो बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है या नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो हमारे पास क्या होती है, बहुत कम होती है। और बहुत कम होने के कारण ही जो नीले रंग या बैंगनी रंग का फैलाव अधिक होता है। आप सभी ने देखा होगा कि जो स्वच्छ आकाश या स्वच्छ जल का जो रंग है वो हमें नीला दिखाई देता है, तो वहां पर क्या होता है, बैंगनी रंग और नीले रंग का प्रकीर्णन फैलाव क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो किस कारण से होता है, यह प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। यदि
बैंगनी रंग की व नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत कम होती है। इसी कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। इसी प्रकार आप सभी ने देखा होगा कि जो दुर्घटना पर या सिग्नल बनाए जाते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो वह लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य हमारे पास क्या पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। और सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य पाने के कारण जो इसका प्रकीर्णन है, उसका फैलाव है, वो बहुत कम होता है। और इसका फैलाव बहुत कम होने के कारण ही हम सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, ताकि यह यदि लाल रंग बहुत अधिक मात्रा में फैलेगा तो व्यक्ति को दुर्घटना का आभास नहीं होगा। इसी कारण से जो सिग्नल बनाए जाते हैं वो लाल प्रकाश के बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जो समुद्र का जल है वो प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देने का कारण अभी हमने जान लिया था कि जो नीला रंग है इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कम पाई जाती है, और कम पाए जाने के कारण ही इसका प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद हम उसमें नेक्स्ट घटना पर चलते हैं। प्रकाश की जो नेक्स्ट घटना आती है वो प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन का मतलब क्या होता है कि यदि हम जैसे कोई पदार्थ ले रहे हैं और उस पर यदि प्रकाश की किरण डाल रहे हैं तो वह प्रकाश उस पदार्थ के किनारों से मुड़कर यदि वो छाया बनाता है तो इसी ही घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के विवर्तन की घटना कहते हैं। तो प्रकाश का किसी अवरोधक के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किस कारण हमें दिखाई देता है, या इंद्रधनुष में जो वर्ण विक्षेपण होता है वह इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण ही हमें दिखाई देता है। तो जो वर्ण विक्षेपण या इंद्रधनुष की जो घटना आती है वो प्रकाश के विवर्तन की घटना के अंतर्गत ही आती है। तो इंद्रधनुष में क्या होता है कि इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व अपवर्तन की घटना के द्वारा ही जो वर्ण विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव से बनता है। तो जो इंद्रधनुष के जो बनने का जो कारण है इसमें क्या क्या है, हमारे पास परावर्तन की घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है और विवर्तन की घटना है। यदि इन तीनों का हमारे पास वर्ण विश्लेषण हो जाता है, मिल जाते हैं, तो यह हमें इंद्रधनुष प्राप्त हो जाता है। और यदि इंद्रधनुष बनने का कारण पूछा जाए तो वो हमारे पास क्या आएगा, प्रकाश का विवर्तन या वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंद्रधनुष है यह भी दो प्रकार के बनते हैं, जिसमें प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष भी जिसे कहते हैं। जो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है इसमें क्या होता है कि वर्षा की बूंदों पर यदि आपतित या आने वाली जो किरणें हैं वो पड़ती हैं, तो यदि आपतित किरण और बूंदों के मध्य यदि 2 बार अपवर्तन की घटना होती है और 1 बार परावर्तन की घटना होती है तो उसमें हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्राथमिक इंद्रधनुष में कि कोई वर्षा की बूंद है और उस पर जो प्रकाश की जो तरंगें गिर रही है, तो यदि उसका 2 बार तो क्या हो रहा है, उसमें अपवर्तन हो रहा है, 1 बार पूर्ण आंतरिक, 1 बार इसका परावर्तन हो रहा है। तो 2 बार उसका अपवर्तन और 1 बार उसका परावर्तन हो रहा है, तो वहां पर हमें प्राथमिक इंद्रधनुष प्राप्त होगा। और इस प्राथमिक जो इंद्रधनुष बनता है उसमें जो बाहरी रंग होता है, सबसे बाहरी, उसमें लाल रंग होता है, तथा जो सबसे आंतरिक जो रंग होता है वो हमारा कौन सा होता है, बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है, तथा जो बाहरी होता है वो लाल रंग होता है और अंदर की ओर बनने वाला बैंगनी रंग होता है। तो इस प्रकार की यदि आपको घटना दिखाई देती है तो वो प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है।
इसके बाद हम सेकंड पर चलते हैं। जो द्वितीयक इंद्रधनुष है, तो जब वर्षा की बूंदों पर यदि आपतित या प्रकाश की तरंगे गिरती है, प्रकाश आपतित होता है, तो इस घटना में क्या होता है, यदि उसका 2 बार परावर्तन हो रहा है और 2 ही बार उसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, तो वहां पर हमें द्वितीयक इंद्रधनुष प्राप्त होगा। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, इसमें 2 बार ही अपवर्तन होता है और 2 बार ही इसका परावर्तन होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए।